आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 34वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कई विद्यार्थियों को कई डिग्रियां भी इसमें दी गई हैं। इसके बाद सीएम सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सीएम सैनी का भव्य स्वागत इस दरमियान किया। दरअसल बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् गीता सदन में 34वें दीक्षांत समारोह का ये भव्य आयोजन किया गया था। समारोह में विद्यार्थियों में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। वहीं अगर बात करें कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा भी बढ़ाई है। इस साल कुल 1746 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं, जिनमें यूजी, अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के कई विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका बेहद भव्य अंदाज में स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, मंत्री, विधायक और कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया गया। तो आपको बता दें, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य रूप से शिरकत की है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह, और उसमें हमारे जो यूथ को जिन्होंने पीएचडी में अलग अलग विषयों के अंदर उपाधि प्राप्त की है, मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी युवाओं के माता पिता और गुरुजन को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता पिता को एक बड़ी भूमिका बच्चे को आगे बढ़ाने में होती है, और हमारे गुरुओं का बच्चे को त्रास करके उसको आगे बढ़ाना, उसमें भी बड़ी भूमिका होती है। मैं आज इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी माखन शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। माखन, ये पूरा कार्यक्रम जो रहा है कितने बजे तक रहा और कितने बच्चों को इसमें, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं? देखिए, आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 34वां जो दीक्षांत समारोह था, इसमें महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की, और क्योंकि वो कुलाधिपति है इस विश्वविद्यालय के, और जो मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर मौजूद रहे। इसरो के जो मुख्य वैज्ञानिक थे सोमनाथ जी, वो यहाँ पर मौजूद रहे। लगभग 1040 के लगभग बच्चों को यहाँ पर डिग्रियां प्रदान की गई। खुद मुख्यमंत्री को डॉक्टरेट की डिग्री जो दी गई है, उनको उपाधि दी गई है। और जैसे ही ये डिग्रियां उनको प्राप्त दी गई बच्चों को, तो उनमें एक बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिला। बच्चे बड़े उत्साहित थे, खासकर युवाएं। और सबसे ज्यादा आपको एक बात बताऊं कि जो लड़कियां थी, उन्होंने ज्यादा बाजी मारी है इस सारे विषय में। इस विषय में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी जो कहा है कि जो लड़कियां हैं, बिल्कुल उनमें वो आज की जो नारी है वो बिल्कुल सबल हो चुकी है, किसी भी तरह के मोहताज नहीं है। जी माखन, इस पूरे आयोजन में खास तौर पर कितने घंटे का ये पूरा आयोजन चला और कितने लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली, और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा? सभागार की बात करें तो पूरा सभागार बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से। और विशेषतः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बच्चे थे, युवा थे, उनके परिजनों को भी बहुत बहुत बधाई दी कि एक परिजन के कारण ही एक बच्चा बहुत आगे बढ़ता है, एक गुरु के कारण ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। लगभग ये 10:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ और लगभग 3 बजे तक ये प्रोग्राम समापन की ओर गया। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हरियाणा के यमुनानगर में बिजली के मीटर काटने को लेकर अब भारतीय किसान संघ बिजली विभाग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय में पहुंचकर चेतावनी देकर आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दरमियान की और इस दौरान भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसी भी किसान का या आम आदमी के बिजली मीटर को सर्च चार्ज के चलते काटा नहीं जाएगा। साथ ही भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी कि कर्मचारियों ने ऐसा किया तो उन्हें बंधक बना लिया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से भी बात हो चुकी है, जिन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन बिजली मीटर के काटने जो अभी लगातार काटने को देखा जा रहा है वो नहीं रुके। अभी भी लगातार बिजली के मीटर काटे जा रहे हैं। 3-4 विषय हैं जी बिजली को लेके। हम 19 दिसंबर को सीएम साहब के साथ बैठे थे, तो हमने किसानों की समस्याएं वहाँ पे रखी थी जो वर्तमान में समस्याएं हैं। कुछ किसानों का या आम पब्लिक का गलती के कारण बिल रुक गए हैं, जिनके उन पे इतना भारी सरचार्ज लगा दिया गया है कि उस बिल को चुका ही नहीं सकते। अगर मेरा बिल 10 रुपये का है तो उस पर सरचार्ज 40 रुपये है। तो हमारा कहना है कि एक तो सरचार्ज माफ़ हो, और हम ये नहीं चाहते कि पूरा बिल माफ़ किया जाए, क्योंकि बिजली बनाने में भी पैसा लगता है। इन्होंने पिछले महीने 2000 करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ़ किया है, 2000 करोड़। अगर उस व्यापारी को 1 करोड़ रुपया देना था तो उसको 40 लाख रुपए देने, 60 लाख रुपए उसके माफ़ कर दिए गए। माफ़ कहा है, हम प्रार्थना बहुत बार कर चुके हैं, मांग कई बार चुके हैं, लेकिन बिजली बोर्ड भी और सरकार भी इस पे अभी गंभीर नहीं है। कि जो बिजली पर सरचार्ज लगता है उसको माफ़ किया जाए और 10% असल में से माफ किया जाए। बिजली विभाग के कार्यालय में बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, 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 बिजली बोर्ड मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जो हमसे बिजली विभाग के कार्यालय में किसानों का प्रदर्शन आज देखने को मिला, जिसमें किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भी इस मौके पर दी है। भारतीय किसान संघ की तरफ से बिजली मीटर काटने के विरोध में दरअसल ये प्रदर्शन हुआ है, और इनका कहना है कि जो सर्च चार्ज है वो जो मीटर में उपयोग की जा रही बिजली है उसके मुकाबले 4 गुना तक ज़्यादा है। यानी अगर 10 रुपये आपका बिजली का बिल बनता है तो सर्च चार्ज 40 रुपये उसमें ऐड होता है, जिसकी वजह से पूरा बिल जो है वो 50 रुपये का हो जाता है। और इसी तरह से लोगों का जो सर्च चार्ज है, या कह लें कि जो स्थिति है वो बेहतर इसमें नहीं है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि इसकी वजह से आम आदमी, किसान आदमी खासा परेशान नजर आ रहा है। करेंगे और इनको बंदी भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे हरियाणा सरकार से कई बार आग्रह किया है कि जो बिजली पर सरचार्ज लगता है उसको माफ किया जाए। और इन सब के बीच किसान जो है, आम आदमी जो है वो परेशान है, क्योंकि वो कोशिश उसको ये है कि उसका सर्च चार्ज जो है वो कम हो जाए। जैसा कि इन्होंने कहा भी, आपने बाइट भी सुनी, बयान भी सुना, जिसमें लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार हैं, अगर आप हमारा बिजली का जो बिल है वो कम कर देंगे तो हम भरने को तैयार हैं, क्योंकि बिजली बनाने में जो खपत आती है उसमें बिजली कंपनियों को भी बचत होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हमारी जेब ही पूरी तरीके से काट दी जाए। और यही वजह है कि सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बिजली विभाग की कार्य योजनाओं के चलते आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बाद अब अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अनिल विज के आदेश पर हेडक्वार्टर की टीम स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस पूरी योजना के तहत कई यात्रियों को बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों से फाइन वसूला गया है। अधिकारियों का कहना है कि हमारा फाइन करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना उद्देश्य है, ताकि लोग बिना टिकट के यात्रा ना कर सकें। परिवहन मंत्री अनिल विज लोगों को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि वे भी इसमें उनका साथ दें। ये मुख्यालय से हेडक्वार्टर की टीम आई हुई है चेकिंग के लिए। माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री अनिल विज जी की देखरेख में आज यहाँ पे हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ, और चेकिंग अभियान के दौरान हमने
कई 12-13 विदाउट यात्री पकड़े हैं। जो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने फाइन वगैरह करना है, या हमारा मोटिव ये भी रहता है कि जागरूक करना यात्रियों को, ताकि यात्री बिना टिकट ना चलें और अपनी टिकट लेकर, ताकि हमारे राजस्व में कोई नुकसान वगैरह ना हो। और ये जो हमने अभियान चलाया हुआ है, इसका यही मोटिव रहता है कि ताकि कोई भी यात्री बिना टिकट ना यात्रा करे। और चेकिंग के दौरान अक्सर हमने पाया काफ़ी यात्री विदाउट पकड़े हैं, जिनको हमने आज फाइन किया है। और हम यही चाहते हैं कि सभी यात्री बिना जो टिकट करते हैं टिकट लेकर यात्रा हैप्पी कार्ड वगैरह भी यात्रा की जा रही है। सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा, जो काफ़ी यात्रियों को मतलब उसका लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि यात्री बिना टिकट ना चले, और जो सरकार सुविधाएं ले रही है उनको सुविधाओं को ले। चेकिंग की अलग अलग मार्गों पे चेकिंग की जाती है। आज यहाँ है, कल यमुनानगर, कहीं भी हमें मतलब हमारी मुख्यालय की जो टीम है कहीं भी जा करके हरियाणा में चेकिंग कर सकते हैं। रोज 50-60 बसेज हम चेक कर लेते हैं, और उसमें थोड़ा यात्रियों को वही डर रहता है कि आज चेकिंग होती रहती है। इस दौरान काफ़ी अच्छी चेकिंग चल रही है हरियाणा रोडवेज की तरफ से। और अनिल विज जी हमारा जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, काफ़ी ऊपर से हमारे को हिदायतें देते रहते हैं कि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। हरियाणा के संभू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक और KMM ने किसान संगठनों को भारत एकजुट होने के लिए बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि बैठक 27 फरवरी को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी। शंभू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस 1 साल की अवधि के दौरान कई बार एकजुट होने के लिए मीटिंग हुई, लेकिन आज फिर एक बार एकजुटता के लिए सभी किसान संगठनों को निमंत्रण भेजा गया है और कोशिश यही है कि सभी किसान संगठन एक हो सके। लिखियां गईयां उदों गਾਹਾਂ पटियाले की मीटिंग आउंदी आ, फिर मोगा एकता मता पैंदा हैगा, उदों गਾਹਾਂ फिर पाटना दे विच 2 मीटिंगां दे दौर हुंदे हैगे आ। एक चंडीगढ़ दे विच मीटिंग दा दौर हुंदा हैगा वा, जिहदे विच उस दिन क्योंकि प्रोग्राम सीगा 12 नूं सालाना, इस करके साडे साथी नहीं सी पहुंच सके। तो साडी जिम्मेवारी तय हुई सी कि असी अगली मीटिंग जिहड़ी आ उहदी डेट ते स्थान जिहड़ा वो तय करांगे राय करके। तो इस करके जिहड़ा वा ये दोवां मोर्चिਆਂ ने राय करके अज चिट्ठी जिहड़ी आ SKM नूं असी भेज रहे हैं। इस वेले पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव रायमल में घर के बाहर धमाके के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। गनीमत इसी बात की है लोकल थाना पुलिस और FSFLL की टीम मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस धमाके के पीछे की वजह और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। दरअसल ये घटना पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला डेरा बाबा नानक के गांव रायमल में हुई है, जहां पर एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर कम तीव्रता का बम फट जाता है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी का परिवार सुरक्षित है। इस पूरे घटनाक्रम में गुरदासपुर के सिटी DSP रिपू तपन सिंह संघू ने इस धमाके को लेकर बताया कि 17 फरवरी की रात करीब 8 बजे थाना कोटली सूरत माल्या को सूचना मिली कि रायमल गांव में सुखदेव सिंह के घर में धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। पुलिस ने सूचना के मुताबिक मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अभी तक किसी तरह के किसी नुकसान या जनहानि की कोई जानकारी नहीं आई है। FSL टीम मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। अमेरिका से 3 विमानों में भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया। वहीं भारी संख्या में अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीय प्रवासियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। हालांकि DGP गौरव यादव ने ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने को लेकर SIT टीम गठित कर दी है। वहीं दूसरी ओर जालंधर में डिपोर्ट होकर आए भारतीय प्रवासियों में से अब तक किसी भी परिवार ने ट्रैवल एजेंट का नाम नहीं लिया है, जबकि पंजाब के अलग ज़िलों में डंकी रूट से अमेरिका भेजे गए ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारी संख्या में इस पूरे
खुलासे के बाद ट्रैवल एजेंटों के दफ्तरों को लेकर एडीसी अमित महाजन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि जालंधर में 1500 ट्रैवल एजेंटों के पास लाइसेंस है। कुछ ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस रद्द भी किए गए। प्रशासन लगातार ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो पहले जो ये डीसी दफ्तर के लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जिस संबंधित उन्होंने जी वेरीफिकेशन डीसी दफ्तर वालों आती है, उस संबंधित थाने में भेज के जो वेरीफिकेशन करवाई जाती है। वो जो इन्होंने वालों सैक्ट परफॉर्मा दिता है, वो मुताबिक जी शर्त है कि वो चैक करके जो अपनी रिपोर्ट SHO वालों थाने वालों आती है, फिर उन्होंने अगे स्टैप बाय स्टैप डीसी दफ्तर भेज दिता जाता है। पंजाब के अमृतसर में गुमटाला इलाके में बस से उतर रहे बच्चों को बस ने रौंद दिया। इस हादसे में घायल कुछ छात्र जयराज को गंभीर हालत में अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने स्कूल बस ड्राइवर और हेल्पर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पीड़ित छात्र जयराज ने बताया कि रोजाना की तरह वो स्कूल बस में अपने घर पहुंचा था, लेकिन जब वो बस से उतर रहा था तभी ड्राइवर ने जल्दबाजी में बस आगे बढ़ा दी। इस दौरान उसकी टांग बस के पिछले टायरों के नीचे आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। घायल बच्चे की सूचना मिलने के बाद स्कूल प्रशासन तुरंत अस्पताल पहुंचा और बच्चे के इलाज का खर्च उठाया। प्रिंसिपल मनीष धानुका ने बताया ये घटना 15 फरवरी को हुई। स्कूल बस के ड्राइवर और हेल्पर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में गुमटाला पुलिस चौकी के अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि निजी स्कूल बस के पिछले टायर के नीचे आने से छात्र की टांगों पर गंभीर चोट आई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र के परिजनों का कहना है कि उनकी स्कूल प्रशासन से बातचीत चल रही है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। जी ना कोई 3 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਗਮਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਵਰਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਪਾਰਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ। अंबाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबाला कैंट के विभिन्न हिस्सों में पुलिस और RAF की संयुक्त टीमों ने फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों से मतदान करने की अपील की है। SHO अजय सिंह की अगुवाई में टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को बिना किसी दबाव के मतदान करने का आह्वान किया है। जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर शहर में फ्लैग मार्च किया। इसमें जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल रहे हैं। 18/2 को हमारी रैपिड एक्शन की फोर्स डिप्टी कमांडेंट श्री सुनील कुमार और असिस्टेंट कमांडर श्री ML मीना उसकी टुकड़ी के साथ अंबाला कैंट के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च किया गया कि हमारा चुनाव भी है, इसमें जो क्रिटिकल संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ हैं उनको चेक किया गया और क्रिटिकल स्लम बस्ती के एरिया में फ्लैग मार्च किया गया पूरी तरह के अमन चैन शांति से सभी अपना मतदान करें। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही देश के मिडिल क्लास के लिए यह बजट किसी वरदान से कम नहीं है। ये बात केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसारण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप इस बजट में प्रस्तुत किया है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि 23 फरवरी तक देश भर में केंद्र मंत्री कई राज्यों में जाकर बजट की बारीकियों और राज्यों को मिलने वाले फायदों को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं और इसी कड़ी में शिमला पहुंचे और प्रबुद्ध लोगों को संगोष्ठी और मीडिया के माध्यम से बजट के लाभों की जानकारी साझा कर रहे हैं। तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग-अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पे इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत
जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना का मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके मुस्लिम सुधार सभा ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ न करने की मांग की है। नगर परिषद सुजानपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का मुस्लिम सुधार सभा ने विरोध जताया है। कहा है कि प्रतिमा लगाए जाना से कोई आपत्ति उन्हें नहीं है, लेकिन इस मस्जिद के सामने ना लगाया जाए। यदि ऐसा होता है तो नफरत की भावना पैदा हो सकती है। मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों के मुस्लिम पहुंचते हैं। यदि मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा होगी तो नफरत की भावना पैदा हो सकती है। इसी समस्या को लेकर मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला, जहां उपायुक्त ने मामला आगामी कार्रवाई के लिए एसडीएम सुजानपुर को मार्क किया है। मामले में आगामी कार्रवाई एसडीएम सुजानपुर की तरफ से ही की जाएगी। एक छोटी सी मस्जिद है, उसके सामने जो है स्टेचू लगाना चाहते हैं महाराणा प्रताप का, जो कि लगाएंगे महाराणा प्रताप का, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही लगाएंगे, वो तो गलत तरीका है। हमारे मानना है कि सुंदरीकरण हो शहर का, बहुत अच्छे से सुंदरीकरण हो, और सुंदरीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है जो लोगों में नफरत हो। ये प्यार का शहर है हिमाचल प्रदेश, ऐसे भी प्यार का प्रदेश है, और हमारा शहर तो बहुत ही प्यारा शहर है कि जहाँ हर लोग आते हैं, बसते हैं, और भी लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अपना पैसा कमा के जाते हैं। हम स्थानीय लोगों की यही मांग है कि यहाँ से स्टेचू ना लगाया जाए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। आपका मजा बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।